कक्षा 5वीं की ईवीएस की बुक है झरोखा, उसका पाठ नंबर 16 है आन्या की डायरी। जैसे हम सभी के पास डायरी होती है, तो आइए हम देखते हैं कि आन्या की डायरी में ऐसी क्या खास बात है, क्या लिखा है, उस बारे में जानेंगे। पूरा पाठ करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पाठ का नाम है आन्या की डायरी। आन्या एक लड़की का नाम है। यहाँ मेरे साथ ये पिक्चर देख रहे हो, इस लड़की का नाम क्या है? आन्या। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। मेरी डायरी मेरी सहेली। आन्या क्या कह रही है? जो डायरी है वो उसकी सहेली है, बेस्ट फ्रेंड है। मैं हूं आन्या और यह है मेरी डायरी। अब थोड़ी सी मैं पिक्चर को ऊपर करती हूं तो आप देख पाओगे। यहाँ पर ये लड़की है, कुछ लिख रही है, तो ये आन्या है और ये इसकी डायरी है। इसी के बारे में कहानी को हम पढ़ रहे हैं। मैं हूं आन्या और यह है मेरी डायरी, मेरी सबसे प्यारी सहेली। उसने अपनी डायरी की तुलना किससे की है? सहेली से। जिस तरह आप अपनी सहेली को हर एक बात बताते हो, कह सकते हो बिना हिचकिचाहट के, उसी तरह ये डायरी में अपनी सारी बातें लिख देती है बिना किसी हिचकिचाहट के। बचपन से ही मुझे नई नई जगहों पर घूमना, वहां के घरों को बारीकी से देखना समझना बहुत भाता है। भाता का मतलब है भाता, अच्छा लगना, कोई चीज अच्छी लगती है। तो उसका क्या शौक है? नई नई जगह पर घूमना और वहां के घरों को देखना। ये घर कैसे, कब और क्यों बने? ठीक है, ये सवाल आते हैं भी, कैसे बने होंगे, कब बने थे, क्यों बने थे। इन सब सवालों के जवाब ढूंढकर मैं अपनी डायरी में लिखती जाती हूँ। घरों को देखने समझने के इसी शौक ने मुझे आर्किटेक्ट बनने का सपना दिखाया। आपने आर्किटेक्ट नाम सुना होगा, ये एक प्रोफेशन है, व्यवसाय है, जो क्या करते हैं, आपके घर का पूरा नक्शा तैयार करते हैं कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, आओ तुम भी पढ़ो मेरी डायरी के कुछ पन्ने। यानी कि किसकी डायरी के हम पन्ने पढ़ने जा रहे हैं? आन्या की। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अब बताओ, पहले कुछ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब तुम किसी नई जगह पर घूमने जाते हो तो तुम्हें वहां क्या क्या देखना अच्छा लगता है? तो बच्चों, इसमें आप अपने इंटरेस्ट के तौर पे कभी भी जाते हो, जो अच्छा लग रहा है वो लिख दोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है, मुझे वहां का खाना। हम क्या करते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, वहां पर जो फास्ट फूड होता है, रेडी या कुछ चाट वगैरह लगी होती है, वहां का खाना। कपड़े, वहां क्या करते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, कपड़े लेते हैं। और बाजार वो जो सजे होते हैं ना, दुकानें बड़ी बड़ी, जो वो अट्रैक्ट करती है, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इसकी जगह जो भी अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। अगर एक ही चीज लगती है, अच्छा खाना अच्छा लगता है तो खाना लिख सकते हो, घर अच्छा लगता है तो घर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। दूसरा है, तुम्हारे मन में उस जगह से संबंधित किस तरह के प्रश्न उठते हैं? तो उस स्थान के लिए आपके मन में जो भी प्रश्न आए वो लिख सकते हो, जो सवाल आए आपके दिमाग में। जैसे मैंने लिखा है, मैं उस स्थान के लोगों की तुलना अपने शहर के लोगों से करने लगता हूँ। लड़कियां हैं तो लगती हूँ लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आप हरियाणा में रह रहे हैं, हरियाणा में जो पहनावा है, आप उधर राजस्थान में चले जाओ तो वहां लोगों को देखोगे घाघरे में, तो आपको क्या आएगा? पहले दिमाग में क्या आएगा? लोगों की तुलना करोगे कि हमारे शहर में तो क्या है, शहर या गांव में लोग सूट सलवार पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं, और वहां पर क्या है, घाघरा वगैरह पहना जा रहा है। तो सबसे पहले तुलना उनके कपड़ों की करते हैं। फिर हम खाना खाते हैं तो खाने की तुलना, जो भी उस जगह के बारे में कर रहे हैं हम वही लिख देंगे। ठीक है, क्या तुम अपने अनुभवों को कहीं लिखते हो? अगर आप अपनी डायरी में लिखते हो या कहीं लिखते हो तो आप लिखोगे हाँ, अगर नहीं लिखते हो तो नहीं। तो आप अगर हाँ अपनी डायरी या फिर नोटबुक, कॉपी लगा रखी होगी वो भी डायरी होगी, तो आप लिख सकते हो हाँ मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ या लिखता हूँ। अगर नहीं है तो नहीं, मैं अपनी डायरी में नहीं लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, पहले थोड़ा सा ये नीला बॉक्स में जो है वो देख लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसीनरम में होती है। अब ये देखो, विश्व यानी कि संसार, पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक बारिश होती है वो मौसीनरम नामक स्थान पर होती है। मौसी से याद करोगे, मौसीनरम।
यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,873 मिलीमीटर है। ठीक है, 11,873 यानी कि 12,000 के करीब। अब क्या है, 16 मार्च 2010 मौसीनरम। मौसीनरम कहाँ है? मेघालय में। नक्शे में हम देखेंगे मेघालय कहाँ है, लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले यहां देखो 16 मार्च 2010 का ये है मौसीनरम, मेघालय, उस वक्त की बात है जो कि मेघालय में है। ठीक है, अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, आज सुबह से ही कितनी तेज वर्षा हो रही थी, यानी कि बारिश हो रही थी। यह तेज हवा की आवाज लगता है मुझे बहरा कर देगी। कई बार देखना आप, बारिश में बहुत तेज हवा चलती है तो सर 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 आवाज आती है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। वहां बहुत अधिक बारिश होती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हवा भी बहुत तेज चल रही होगी। अब समझ में आगे देखते हैं, यहां पर ये देखो, ये मौसीनरम का सीन है। मेघालय में एक घर बना हुआ है और बारिश हो रही है, और ये यहाँ पर नाव का दृश्य दिया गया है, बोट टाइप की बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर आगे चलते हैं हम। कहाँ थी लाइन? ये लाइन थी, अब समझ में आया कि यहाँ के घर जमीन से थोड़ा ऊपर क्यों बनाए जाते हैं। एक मिनट, अब क्या है, वहां की खासियत है, वहां के जो घर है, मकान है, वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाकर बनाए जाते हैं। तो उसे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों किया जाता है। अगर ये घर भी हमारे घरों की तरह होते, यानी कि हमारे घर क्या है, जमीन पर ही, जमीन से ही बने होते हैं, तो अब तक ये पानी और बरसाती कीड़ों से भर जाते। तो क्या होता उसमें, अगर वो जमीन से ही लेवल पे बने होते तो उसमें पानी पानी भरा होता, और बरसात में जो कीड़े पैदा होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, काकरोच, केंचुए, ये सारे उस घर में अपना ठिकाना बना लेते। ठीक है, यहाँ के घरों की छतें भी कुछ अलग ही है। अब देखो, एक तो वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर बनाए जाते हैं ताकि क्या है, नीचे से कीड़े और पानी निकल जाए, बहाव में निकल जाए। दूसरा, यहाँ की छतें अलग होती है, ऐसा लगता है मानो किसी ने नाव उल्टी करके रख दी हो। जैसे नाव होती है ना, बोट को उल्टा कर दो तो उस तरह की उसकी छत होती है। वैसे ये छतें बनी तो लकड़ी और बांस से ही है, जो यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा बांस होती है और उसी से बने होते हैं। ठीक है, पूरे घर में बस एक ही पोशाई, यानी कि रोशनदान नुमा खिड़की, एक ही खिड़की होती है, रोशनदान कह लो वेंटिलेशन के लिए। और आमने सामने हैं दो दरवाजे, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ, दो दरवाजे लगे होते हैं जो कि आमने सामने होते हैं। वो किस लिए होता है? शायद तेज हवा, बारिश और भूकंप से बचने के लिए। जब तेज हवा आएगी तो एक दरवाजे से होकर दूसरे दरवाजे से निकल जाएगी, तेज बारिश आएगी तो आमने सामने रहेगा, बहाव से निकल जाएगा, भूकंप के झटके कम लगेंगे, उनसे बचने के लिए। घर के ऊपर घास फूस और बांस की एक और छत बनी हुई दिखती है। ठीक है, ऊपर घास फूस और बांस की एक छत होती है। आगे चलते हैं, पता करो और लिखो। पता करके हमने लिखना है, क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, क्या बारिश के मौसम में तुम्हें अपने आसपास कुछ अलग तरह के कीड़े दिखाई देते हैं? जब भी बारिश का मौसम आता है तो आपने आसपास कीड़े देखे हैं जो गर्मी या सर्दी में तो नहीं दिखते। वो कीड़े कौन कौन से हैं? तो हम लिख देंगे हाँ देखे हैं, हाँ लिख दो। कौन कौन से देखे हैं? केचुआ निकल आता है, जोंक, जोक होती है ना जो पतली पतली सी, बहुत सारी निकलती है। कीट पतंगे जो भंवरे से उड़ते हैं, भंवरे हो गए। ठीक है, ये सारे क्या है, बारिश के मौसम में निकल कर आते हैं, जिसको हम पाखी भी बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे घर की छत किन चीजों से बनी है? आपके घर की छत जिन चीज से बनी है उसको लिख दोगे, लेकिन आजकल सभी घर क्या है, पक्के हैं, तो वो किससे बने हैं? सीमेंट, रेता, बजरी, लोहे आदि से बनी है। तो छत के बारे में पूछा तो हम लिख देंगे सीमेंट, बजरी, रेता, लोहे आदि से छत बनी है। आगे है, अपने घर की छत व मौसीनरम के घरों की छत की तुलना करो। ठीक है, मौसीनरम उनके घरों की छत की तुलना करने। तो पहला क्या है, तुलना करने के लिए हम बीच में लाइन लगाएंगे। पहला क्या लिखेंगे, अपने घर की छत समतल होती है, इनके बराबर होती है, और ये ढलान वाली होती है। जो मौसीनरम के घरों की छत है वो ढलान वाली है।
इसमें क्या है, इन छतों के ऊपर आप खेल सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आप खेल नहीं सकते हो, ढलान वाली होती है, गिर जाओगे। तीसरा, ये जो छतें होती है समतल, इस पे हम क्या है, चारपाई बिछा सकते हैं, कोई भी सामान ले जाकर सुखा सकते हैं, लेकिन इस पर क्या है, हम चारपाई नहीं बिछा सकते क्योंकि वो समतल नहीं होती, ढलान वाली होती है। ठीक है, ये हमने 3 तुलना करके लिख दिया है। उसके बाद अगला है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घर जमीन से थोड़ा ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? क्यों, हमने पाठ में भी पढ़ा है, क्योंकि बरसाती पानी यानी कि बरसात वाला पानी और कीड़े आसानी से घर में घुस ना सके, वो पानी के साथ बह जाए, वहां रुके ना। ठीक है, इसलिए क्या है, उनकी छतें घर जो है जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाकर बनाए जाते हैं। आगे करो, चर्चा करो। चर्चा करनी है अपने आपस में। क्या है, मोसी नरम के घरों में दरवाजे आमने सामने क्यों बनाए जाते होंगे? तो हमने पाठ में पढ़ा भी था, क्या लिख देंगे, क्योंकि या ताकि तेज हवा का आर पार आवागमन, आवागमन होता है वो आसानी से निकल जाए, कहीं रुके ना, तेज हवा या बारिश का आवागमन हो सके। ठीक है, खिड़कियां न होने से क्या फायदा होता होगा? खिड़की नहीं होती तो क्या होता है, इससे घरों के अंदर बारिश का पानी की बौछार नहीं आती है। एक ही रोशनदान है तो उससे नहीं आ पाता है, ज्यादा रोशनदान होते हैं तो हमारे क्या है, अगर रोक ना हो तो घरों में पानी, हवा के तेज झोंके से पानी आते हैं। आगे है, जून 2011, गांव चीमा, चूरू, राजस्थान। अब ये कौन सी जगह है? गांव का नाम है चीमा। ठीक है, आपने सुना भी होगा, जो कि चूरू में पड़ता है, और चूरू कहाँ की जगह है? राजस्थान में। ठीक है, कल शाम के कार्यक्रम में तो बहुत मजा आया। राजस्थान के लोग कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। अब देखो, पहले वो मौसीनरम की बात कर रही है, उसके बाद वो क्या है, राजस्थान पहुंच गई है, वहां पे भी उसने कोई कार्यक्रम देखा होगा, उसके बारे में बात कर रही है कि राजस्थान के लोग कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। अपने घरों को भी ये इसी तरह से सजाते हैं। राजस्थान के घर देखना, वो भी बहुत सुंदर मिट्टी के होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से बनाए होते हैं। मिट्टी व गारे से बनी मोटी दीवारें और उन पर चिपकाए गए आईनों के टुकड़े, आईने यानी कि जो शीशे होते हैं जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उस तरह के टुकड़े चिपकाए होते हैं। वो कैसे लगते हैं, मानो दीवार पर हीरे चमक रहे हो, वो चमकते हैं ना, तो हीरे की तरह लग रहे होते हैं। इन थोड़े से घरों के अलावा दूर दूर तक बस रेत के टीले ही दिखते हैं। वहां पर क्या है, रेत के टीले हैं, दूर दूर तक घर नहीं है, थोड़े से घर है, फिर उसके बाद बहुत दूर तक घर नहीं है। हाँ, कहीं कहीं झाड़ियां या नागफनी जरूर दिख जाती है। झाड़ियां हो गई, नागफनी हो गई, ये राजस्थान में ज्यादा दिखती है। उसके बाद देखते हैं, ये देखो, ये राजस्थान के घर है, मिट्टी के बने हुए हैं, ये छत है, लकड़ लगी हुई है, और इन घरों पे ये रंगोली बनाई हुई है, रंग बिरंगे, और शीशे वगैरह लगा के चमकाए होता है। यहाँ गर्मी तो इतनी ज्यादा है कि बाहर थोड़ी देर भी खड़ा होना मुश्किल है। अब राजस्थान में आपने सुना होगा, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, दिन के समय वहां पर बाहर खड़े नहीं रह सकते, पर घर के अंदर जाते ही ठंड का एहसास होता है। ठीक है, ठंडा ठंडा लगता है। किस वजह से लगता है, अभी देखेंगे। ऐसा शायद इन घरों की खास बनावट के कारण होता है। यहाँ मेरी बुआ के घर में भूमिगत, भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर पानी का एक टांका, टांका यानी कि टैंक बोल दो जिसको, गड्ढा बना के जैसे पानी के लिए होता है, टांका बोलते हैं, भी बना है। यह टांका बारिश के पानी को सहेजता है, यानी कि बारिश के पानी इसमें रखा जाता है, रहता है, जाके इकट्ठा होकर इसमें रहता है, और गर्मियों में घर को ठंडा भी रखता है। ये टांका क्या करता है, उसमें सारे घर का बारिश का पानी इसमें आ जाता है, और ये रहता है, जब उनको जरूरत होती है तो वो यहाँ से पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आगे है, यह भी बताओ। यहाँ पर थोड़ी सी पहले पिक्चर देखो, ये एक नल लगा हुआ है, ये घर का दृश्य है, ये एक इस तरह से बना हुआ है, उसको हम देखते हैं। और उसके बाद है, अब बताओ, क्या तुम्हारे घर में भी वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है? अगर आपके घर में नहीं किया जाता तो आप लिख दोगे नहीं, फिर आंसर खत्म हो गया। यदि हाँ तो कैसे? अगर हमने लिखा है हाँ,
इसे भूमिगत टैंक में इकट्ठा किया जाता है, यानी कि भूमि में, जमीन में टैंक बनाकर इकट्ठा किया जाता है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, पशुओं को नहलाने, उन्हें पानी पिलाने में किया जाता है। ठीक है, इस पानी का प्रयोग कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो उसका प्रयोग पशुओं को नहलाने में किया जाता है। गर्मियों में मिट्टी का मटका पानी को कैसे ठंडा रखता है, तो आपने देखा होगा कि मिट्टी का बना होने के कारण इसमें छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं, जिससे बाहर से गर्म नहीं होता, पानी ठंडा रहता है, यानी कि बाहर की गर्मी बाहर रह जाती है, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो अंदर का पानी ठंडा रहता है। क्या तुम राजस्थान के घरों में बने पानी के भूमिगत टांके और मिट्टी के मटके में कोई समानता यानी कि सिमिलरिटी, एक जैसा कुछ देखते हो? क्या देखते हो? अब देखा, घर में बने पानी का जो टैंक होता है ना, अगर बाहर का पानी रखा हुआ बाल्टी में रखा है वो गर्म हो जाएगा, लेकिन टैंक में से पानी निकालोगे, टांके में से पानी निकालोगे, वो ठंडा रहता है। इसी प्रकार जो मिट्टी के मटके में से पानी निकालते हैं वो ठंडा रहता है, बजाय उसके कि जो बाहर पानी रखा होता है। तो क्या है, क्या समानता मिली? हाँ, दोनों के अंदर पानी ठंडा रहता है, बाहर चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, दोनों के अंदर पानी हमेशा ठंडा ही रहेगा, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, वो मिट्टी पे डिपेंड करता है, आधारित होता है। आगे है, सोचो और लिखो। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती है? हमने पाठ में पढ़ा था। तो क्या कहेंगे, राजस्थान में गर्म हवाएं चलती है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ये दीवारें अंदर की ठंडक को बाहर नहीं जाने, इतनी मोटी मोटी दीवारें होती हैं कि अंदर की ठंड बाहर नहीं जा पाती और बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती, इसलिए ये दीवारें मोटी बनाई जाती है। अगर दीवारें पतली होती तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो घर इतने गर्म हो जाते कि उसमें रहना मुश्किल हो जाता। अगर उसकी दीवारें पतली पतली होती ना, तो वो क्या है, बाहर की गर्मी अंदर आ जाती और घर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते, जिससे कि वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाता। राजस्थान में हरियाली कम क्यों होती है? एक तो बारिश कम होती है इस वजह से, दूसरा लिख देंगे चारों ओर रेत ही रेत के टीले हैं, और तीसरा पानी की कमी है, सिंचाई के साधनों की कमी है, यानी कि सिंचाई के साधन है ही नहीं, पानी बहुत गहराई पर है। उसके बाद है, भारत के नक्शे में राजस्थान को पहचानो। अभी हम पाठ के एंड में देखेंगे, नक्शे को देखेंगे और उसमें राजस्थान को भी पहचानना बताएंगे। उसके बाद ये चलते हैं जून 2012, यानी कि जून 2012 के महीने में वो कहाँ गई, लेह और जम्मू और कश्मीर, वहां के ये घर का दृश्य है। अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ की छतें, घर, ये देखो नीचे बर्फ है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आज मैं आ पहुंची हूं एक और रेगिस्तान में, देखो इसका नाम लिखा है रेगिस्तान में, लेह का सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, लेह जो जगह है वो सूखा है, समतल है, समतल यानी कि बराबर है, और ठंडा रेगिस्तान है। यहां भी बारिश बहुत कम होती है, स्टॉप करना, पर लगभग 5000 मीटर। यहां पर बारिश बहुत कम होती है, पर लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे होने के कारण ठंड बहुत है। यानी कि ये एरिया कितना ऊंचा है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए ठंडा बहुत है। इतनी ऊंचाई के कारण शुरू में सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हुई, माँ को तो चक्कर ही आ गए। ये कौन कह रही है, आन्या कह रही है कि उसकी मम्मा को तो चक्कर ही आ गए। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत पड़ गई, यानी कि धीरे धीरे आदत पड़ी, और ये है लेह का सीन। उसके बाद आगे चलते हैं, ये भी पिक्चर ध्यान से देखोगे कितना कुछ बना हुआ है। यहाँ के ज्यादातर घर 2 मंजिला है, यानी कि यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं वो डबल स्टोरी है, 2 मंजिला है। सभी घर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बने हुए हैं। मैंने देखा कि घर की निचली मंजिलों पर लोगों ने अपने जानवर बांधे हुए हैं और जरूरी सामान रखा हुआ है। ऊपर की मंजिल पर वे स्वयं रहते हैं, यानी कि पहली मंजिल पे उन्होंने क्या किया हुआ है, जानवर को रखा हुआ है और जरूरी सामान रख दिया, और दूसरी मंजिल पे वो खुद रहते हैं। सर्दियों में ये लोग जानवरों के साथ निचली मंजिल पर ही रहते हैं, सर्दियों में तो निचली पे आ जाएंगे। मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और छतें यहाँ के लोगों को ठंड से बचाते हैं। यहाँ देखना, मोटी दीवार है इनकी,
लकड़ी के फर्श, ये ध्यान से देखना है, लकड़ी के फर्श, लकड़ पे आप पैर रखोगे वो ठंडे नहीं होते, सर्दियों में भी देखना ठंडे नहीं होते, इसलिए इनके जो फर्श बने होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। और छतें यहाँ के लोगों को ठंड से बचाती है। लेह के घरों की छतें समतल है। अब यहाँ देखो, जहां पे बर्फ पड़ती है वहां की छतें ढलान वाली होती है, लेकिन लेह के घर हैं उनकी छतें समतल है, इस चीज को याद रखना है। इन छतों की एक बात मुझे बहुत अनोखी लगी। क्या अनोखी लगी, अद्भुत लगी? लगभग सभी घरों की छतों पर गर्मी की धूप में फल, सब्जियां व उपले सूखने के लिए रखे जाते हैं, यानी कि फल सुखाने हो, सब्जियां सुखानी हो, उपले जो गोबर के पाथियां जिसको बोलते हैं उस उपले, वो भी सूखने के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इन्हें ये लोग सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि गर्मियों में सुखा लेते हैं और उसको संभाल के रखते हैं, सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं जब फल सब्जी आसानी से नहीं मिलते। जो फल सब्जी हैं वो सुखा लेते हैं और उसका इस्तेमाल सर्दी में करते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर में देखो जो फ्रूट्स भी हैं, ज़्यादातर एप्पल वगैरह, सेब वगैरह देखते हैं हम सूखे हुए मिलते हैं, तो वो उनको कब खाते हैं? उस मौसम में खाते हैं जब सर्दियों में बर्फ बहुत ज़्यादा जमी हो और सब्जी वहां तक ना उग पाए और ना पहुंच पाए, तो वो सूखी हुई सब्जियों को और फलों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। आगे है, सोचो और लिखो। तुम अपने घर की छत का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए करते हो? आप जिन भी कामों के लिए करते हो उनको लिख सकते हो। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिखा है नंबर 1, नंबरिंग करके लिखना, तो हमेशा आपको क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलेंगे और पूरे सेंटेंस में मिलेंगे। आप लिखोगे हम खेलने के लिए अपनी घर का छत का प्रयोग करते हैं, मैंने छोटा लिखा है खेलने के लिए। नंबर 2 पे कपड़े सुखाने के लिए लिख दो, तीसरे पे गेहूं सुखाने के लिए, और चौथा लिख दिया हमने सोने के लिए। इसके अलावा भी आप और भी काम करते हैं तो उन कामों के लिए लिख दोगे। ठीक है, अगला है, क्या तुम भी कभी किसी पहाड़ी इलाके में गए हो? यदि हाँ तो कहां? अगर आप नहीं गए तो लिख दोगे नहीं, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, नहीं मैं कभी नहीं गया। अगर आप गए हो तो लिख दोगे हाँ मैं शिमला गया था। कहाँ गए थे? नैना देवी, जो कि हिमाचल में है। ठीक है, हाँ मैं शिमला गया था घूमने के लिए। नैना देवी लिख सकते हो, हिमाचल में कुछ भी लिख सकते हो पहाड़ी इलाके का। शिमला लिख दिया तो वो घूमने के लिए हो गया, नैना देवी जो कि हिमाचल में है वो भी पहाड़ों पर है। क्या तुम्हें वहां पहुंचने में कोई परेशानी हुई? यदि आपको कोई परेशानी नहीं हुई तो लिख दोगे नहीं मुझे वहां पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने आपके उदाहरण के लिखा है भी हाँ वहां सड़क का रास्ता क्या है, गोलाकार था, गोलाई में घुमा हुआ था, एक तरफ खाई थी दूसरी तरफ पहाड़ था, जिससे क्या है बहुत ज्यादा डर लग रहा था। चर्चा करो, अगला है चर्चा करो। आइए देखते हैं क्या है। अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के घरों की तरह लेह के घरों की छतें ढलवा क्यों नहीं बनाई जाती? लेह एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी कि हमने पढ़ा था ना मरुस्थल, यहाँ बारिश कम होती है, पूरे वर्ष बर्फ पड़ती है, यानी कि बारिश तो कम होती है लेकिन बर्फ पड़ती है। गर्मी में छत पर फसल उगाई जाती है इसलिए समतल होती है, फसल उगाई या सुखाई जाती है इसलिए समतल होती है। ठीक है, सर्दियों में लेह में फल और सब्जियां आसानी से क्यों नहीं मिलती? तो लिखेंगे क्योंकि बर्फ बहुत गिरती है और रास्ता भी बंद हो जाता है, जिससे चीजें वहां नहीं पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद है दिसंबर 2013 में वो कहाँ गई है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान में जो जगह है पोर्ट ब्लेयर, वहां गई है, वहां के बारे में है। इससे पहले ये पढ़ लेते हैं नीले से बॉक्स में क्या दिया गया है, यह भी जानो। जमीन का वह हिस्सा जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो द्वीप कहलाता है। कभी आपके आ जाए कि द्वीप किसे कहते हैं, तो जमीन का वह हिस्सा जो चारों ओर से समुद्र से यानी कि पानी से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। अंडमान निकोबार भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है। इस समूह में छोटे बड़े कुल 254 द्वीप है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं दिसंबर 2013 पोर्ट ब्लेयर अंडमान। अंडमान निकोबार यानी कि काला पानी, काला पानी का नाम सुना है तो वो अंडमान निकोबार। नाम सुनकर एक बार तो डर लगा कि जाने कौन से जंगलों में जा रहे हैं हम।
पर आज सुबह जब पोर्ट ब्लेयर पहुंचे तो जहां तक आंखें देख पा रही थी, दूर तक फैला खूबसूरत समुद्र था और पीछे की ओर हरियाली ही हरियाली थी। यानी कि नाम से काला पानी, लेकिन वहां क्या लगा, खूबसूरत समुद्र मिला और क्या था, हरियाली ही हरियाली थी। यह देखकर मन प्रसन्न हो गया। घर से चलते समय नाश्ते के लिए बहुत सा सूखा खाना भी पैक किया था। सोचा था पता नहीं वहां खाने के लिए मनपसंद कुछ मिलेगा भी या नहीं, पर यहां आकर देखा कि पोर्ट ब्लेयर में दुकानें आधुनिक सामान से भरी थी। यानी कि वहां पर भी दुकानों पर वही सामान था जो हमारे यहाँ पर मिलता है। देखकर लगा कि अपने ही देश के इस खूबसूरत हिस्से को मैं अभी तक क्यों नहीं देख पाई। ये देखो यहाँ पर ये पोर्ट ब्लेयर का दृश्य भी है, जिसमें ये नारियल के लंबे लंबे पेड़ है और ये छतरी नुमा कुछ बना भी हुआ है। आगे देखते हैं। पर मेरी मंजिल थी निकोबार का एक अनजाना सा द्वीप चावड़ा। कौन सा था मंजिल? चावड़ा। अनजाना सा द्वीप था चावड़ा। स्टीमर से चावड़ा जाते समय दोपहर खिल उठी थी। स्टीमर के चावड़ा पहुंचने से पहले ही हमें कतारों में लगे नारियल के अनेक पेड़ दिखने लगे थे। यानी कि उस साइड में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, नारियल के पेड़, जो कि हम फोटो में देख भी पा रहे हैं। किनारे से थोड़ा आगे जाने पर सूखी मिट्टी पर बनी थी निकोबारी लोगों की बस्ती। किनकी बस्ती थी? निकोबारी लोगों की बस्ती थी। वहां ज्यादातर झोपड़े लंबे चौड़े और 2 मंजिला थे। ये झोपड़े हैं और ये क्या है, लंबे चौड़े और 2 मंजिला थे। ये समुद्र तट से दूर 5-7 फुट ऊंची लकड़ी की बल्लियों पर बनाए गए थे। ये क्या थे? ज्यादातर झोपड़े लंबे चौड़े और 2 मंजिला थे, समुद्र तट से दूर थे, 5-7 फुट ऊंची लकड़ी की बल्लियों पर बनाए गए थे। सभी झोपड़े सुपारी के पेड़ की लकड़ियों, कौन से पेड़ की लकड़ी थी? सुपारी के पेड़ की लकड़ियों, बांस, नारियल के पत्तों, बैंत, घास आदि से बने थे। यानी कि ये सारे इससे बने थे। झोपड़ों को गोल आकार व गुंबदाकार छतें इन्हें अनोखा रूप दे रही थी। झोपड़ों को गोल आकार व गुंबदाकार, इनकी जो छत थी वो गोल थी और गुंबद के आकार थी, वो इन्हें अनोखा यानी कि अच्छा रूप दे रही थी। इन झोपड़ों को की एक और विशेषता थी, हर घर के नीचे का बरामदा नुमा स्थान। यानी कि हर घर के नीचे क्या? बरामदा नुमा स्थान था। यह स्थान पालतू पशु पक्षियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी कि वो किसके लिए किया जा रहा था? पालतू पशु पक्षियों को रखने के लिए। जमीन से झोपड़े के दरवाजे तक जाने के लिए बांस की लंबी सीढ़ी लगी थी। यानी कि जमीन से, नीचे से झोपड़े तक जाने के लिए बांस की लंबी सीढ़ी बनी हुई थी। थोड़ी दूरी पर आयताकार व अपेक्षाकृत कुछ बड़े घर भी बने थे। ये इस द्वीप के कुछ धनी परिवारों के घर थे। थोड़ी दूरी पर आयताकार व अपेक्षाकृत कुछ बड़े घर बने थे, जो किनके थे? थोड़े अमीर लोगों के थे। चावड़ा की खूबसूरती देखते देखते शाम हो चली थी। समय था वापस लौटने का। द्वीप के लोगों ने भी झोपड़ों के अंदर जाने के लिए बाहर लगी सीढ़ियां ऊपर खींच ली थी। अब ये देखो, जो झोपड़ों के अंदर जो जाने के लिए सीढ़ियां थी वो उन्होंने ऊपर की ओर खिसका ली थी, मानो संकेत दे दिया हो अब शोर न करें, यहाँ के निवासी सो गए हैं। जैसे हम सोने के लिए अपनी लाइटें बंद कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने क्या किया, सीढ़ियां खींच लेते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि वो लोग अब सो रहे हैं, अब शोर शराबा ना करो, चर्चा करो। उसके बाद चर्चा करो पे, क्या आपने अपने आसपास आर्थिक आधार पर बंटे घर देखे हैं? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हाँ, इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ। कुछ लोग कोठियों में तथा कुछ कच्चे घरों में रहते हैं, क्योंकि कुछ के पास बहुत अधिक संसाधन है और कुछ के पास कम है। अगला प्रश्न है, घरों के आकार, डिजाइन, निर्माण सामग्री के आधार पर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। आर्थिक स्थिति होता है
कि उनके पास कितना पैसा है, अमीर है या गरीब है। तो घरों के आकार, आजकल भी हम अपने देखते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं उनके घर बड़े आकार के होते हैं, उनका डिजाइन बहुत सुंदर होता है, और जो उनके बनाने के लिए सामान प्रयोग किया गया होता है वो महंगा किया होता है, चाहे उनके दरवाजे हो, वो पत्थर हो, जो भी है। लेकिन जो लोग गरीब हैं वो क्या है, कम पैसों में उनके घरों के आकार, घर छोटे आकार के होते हैं, उनके डिजाइन इतने सुंदर नहीं होते, और जो सामान लगा होता है वो उनकी हैसियत के हिसाब से लगा होता है। तो हम इस पे क्या लिख देंगे, हाँ, इससे पता चलता है कि वह आर्थिक रूप से संपन्न है या गरीब है। ठीक है, यानी कि अमीर है या गरीब है, सिंपल सी भाषा में हो जाएगा। उसके बाद है सोचो और लिखो। प्रश्न नंबर 9 है, तुम्हारे घर को बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है। लकड़ का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, आप सोचना। दरवाजे में हुआ है, खिड़कियों में हुआ है, अलमारियां बनती है, रोशनदान बनते हैं, और क्या क्या बन सकते हैं, वो चौखाटे लिख सकते हो, आदि लिख दिया मैंने। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूरा हो जाएगा। क्या तुम्हारे घर में पशु है, यदि हाँ तो तुम उन्हें कहाँ रखते हो। तो जैसे अगर नहीं है तो तुम लिख दोगे नहीं, फिर आंसर खत्म हो गया। अगर है तो लिख देंगे हाँ, हमारे घर में पशु है, हम इसे पशु बाड़े में रखते हैं। बाड़ा बोलते हैं ना जहाँ पे पशुओं को रखते हैं, तो वो लिख दिया मैंने, छोटे फॉर्म में लिख दिया पशु बाड़े में। ठीक है, तुमने पढ़ा कि निकोबार के लोग सांकेतिक रूप में रात की सीढ़ियां ऊपर खींच लेते हैं, रात को सीढ़ियां ऊपर खींच लेते हैं। तुम ऐसा संकेत कैसे देते हो, तो वो रात को कब खींचते हैं, जब वो सोने लगते हैं। तो हम ऐसा करने के लिए अपने घरों की बत्तियां बुझा देते हैं, जिसको कहते हैं लाइट बंद कर दो, अब सोना है। तो उससे क्या पता चलता है, अंधेरा हो जाता है, तो बाहर का देखता है तो हाँ भाई इनके घर में अंधेरा हो गया, इसका मतलब सारे सो गए हैं। तो ये वो संकेत था। उसके बाद आगे चलते हैं, पेज नंबर 135 पे है, अलग अलग स्थानों पर बने ये कई तरह के घर हमें बहुत से बातें। अब देखो हमने राजस्थान के भी देखे, वहाँ अंडमान निकोबार का भी देखा, तो इस तरह से अलग अलग घर हमने देखे हैं। तो ये बहुत सी बातें हमें बताते हैं। सबसे जरूरी बात, घर या बसेरा लोगों की जरूरत और मौसम के अनुसार ही बनाया जाता है। यानी कि जो घर है वो लोगों की जरूरतों के अनुसार, और वहां का मौसम कैसा है, अगर बारिश वाला है तो ऊंचा बनेगा, और गर्मी वाला है यानी कि उसके अनुसार बनाया जाएगा। मकान बनाने में लोग उन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें आसानी से आसपास ही मिल जाता है। मकान का छोटा या बड़ा होना हमारी आर्थिक स्थिति और इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि हमारे पास पैसे होते हैं तभी हम बड़ा बना पाते हैं, तो हमारी इच्छा और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। पर यदि किसी के पास जमा पूंजी हो ही नहीं तो मकान बनाना संभव नहीं हो पाता। शायद इसीलिए कुछ लोग फुटपाथ या सड़कों पर भी रहते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, कोई ठिकाना नहीं है, तो वो क्या है, फुटपाथ यानी कि जो पैदल चलने वाला रास्ता है या सड़क है उस पर रहने को वो मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है पता करो और लिखो। सड़क के किनारे रहने वाले लोगों के बारे में पता करो। उसके बारे में पता करना है जो आपने अपने शहरों में भी देखा होगा। क्या उनके रहने के स्थान के आसपास शौचालय है, तो वो फुटपाथ पे रहते हैं तो उनके घरों रहने के स्थान पर शौचालय आसपास नहीं होता, हम लिखेंगे नहीं। तो वो कहाँ जाते हैं, खुले में जाते हैं, खुले में यानी कि खुले स्थान पर शौच के लिए जाते हैं। क्या उनके पास मनोरंजन के साधन है, पहले के जमाने में उनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, लेकिन आजकल हर एक गरीब से गरीब के पास भी मोबाइल है, तो आप लिख सकते हो हाँ मोबाइल है उनके पास। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप यहाँ लिख दोगे नहीं, कोई संसाधन नहीं है। वे खाना कहाँ बनाते हैं, तो सड़क के किनारे ही अपना खाना बना लेते हैं। तुम्हारे अनुसार उनका जीवन सुरक्षित है या असुरक्षित, क्यों, तो हम लिखेंगे हमारे अनुसार उनका जीवन असुरक्षित है, क्योंकि क्या है, वो खुले में ही रहते हैं, तो जानवर उन पे हमला कर सकते हैं, बारिश में वो बीमार हो जाते हैं, तूफान आदि से खतरा रहता है। सरकार द्वारा बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा, रैन होता है रात को बसेरा करने के लिए की व्यवस्था की जाती है, जिनमें सारी जरूरी सुविधाएं दी जाती है। पता लगाओ तुम्हारे आसपास रैन बसेरा कहाँ पर है, तो हम लिख देंगे शहर में, या आपको एग्जैक्ट पता चलता है भी कहाँ पे है तो आप वो लिख दोगे। ठीक है, क्या लोग रैन बसेरों का उपयोग कर पा रहे हैं,
तो हम लिख देंगे हाँ प्रयोग कर पा रहे हैं, यानी कि बहुत से लोग इसका प्रयोग कर पा रहे हैं। यदि तुम थोड़ा और सोचोगे तो जानोगे कि उपलब्ध जमीन के आधार पर भी मकान छोटे या बड़े हो सकते हैं, इसलिए प्राय गांवों में मकान बड़े और शहरों में छोटे होते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों में तो उपलब्ध जमीन और भी कम होती है, इसलिए वहां ज्यादातर बहुमंजिले इमारतें बनाई जाती है, यानी कि वहां जगह बहुत कम है, लोगों के पास पैसे होने के बाद भी उनको बहुमंजिला यानी कि एक के ऊपर एक कई मंजिल इमारतें होती हैं। एक आखिरी बात, घर कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, कच्चा या पक्का, अपना घर सभी को बहुत प्यारा होता है। आपको भी अपना घर अच्छा लगता है ना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आओ ये भी करें, मिलान करो। लकड़ी, पहला क्वेश्चन देखोगे मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है, क्या है लकड़ी। यहां पर देखोगे ये कॉलम, लकड़ी की बल्लियों पर बने घर, मिट्टी की मोटी दीवारें, लकड़ी से बना फर्श, भूमिगत टांका, आमने सामने स्थित दरवाजे। और इधर लिखा हुआ है गर्मी से बचाव के लिए, वर्षा का पानी सहेजने के लिए। सहेजने का मतलब होता है इकट्ठा करने के लिए। हवा के आवागमन होता है एक तरफ से दूसरे, क्रॉसिंग जिसको कहते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्दी से बचाव के लिए। अब देखते हैं कौन सा किसके ऊपर जचता है। लकड़ी की बल्लियों पर बने घर, वो कहाँ होते हैं, हमने पाठ में पढ़ा था, जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर लकड़ी की बल्लियों पर घर बने होते हैं। मिट्टी की मोटी दीवारें किस लिए बनाई जाती है, गर्मी से बचाव के लिए। लकड़ी से बना फर्श, ये हमेशा ध्यान रखोगे, सर्दी से ठंड नहीं लगती। लक्कड़ वाला मैंने पहले भी बताया था कि उसको हाथ लगाओ सर्दी में भी तो वो ज्यादा ठंडी नहीं होती, पत्थर या टाइल वो ठंडे हो जाते हैं। भूमिगत टांका वो क्या है, जो बारिश का पानी होता है ना, राजस्थान वाले में पढ़ा था हमने, उसको इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टांका होता है। और आमने सामने स्थित दरवाजे होते हैं, वो क्या है, हवा की क्रॉसिंग के लिए बने होते हैं, ठीक है, ताकि हवा आसानी से पार हो जाए। उसके बाद है भारत का राजनीतिक मानचित्र अपनी कॉपी में चिपकाओ। इसको आपने करना है कॉपी पे। जिन स्थानों के घरों के बारे में तुमने पाठ में पढ़ा है उसे इस मानचित्र में दर्शाओ। तो हमने किस में पढ़ा था, राजस्थान पढ़ा था, एक लेह पढ़ा था, जम्मू कश्मीर, और मौसीनरम मेघालय। इन तीनों को हम दिखाएंगे, आगे हम दिखा रहे हैं। एक एक्टिविटी है वर्षा मापक यंत्र। क्या है, मौसीनरम में एक साल में लगभग 11,873 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि हमने पाठ में भी पढ़ा। क्या तुमने कभी सोचा है कि वर्षा को कैसे मापा जाता है? वर्षा को वर्षा मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है। कैसे मापते हैं, इसको हम बना भी सकते हैं। क्या है, यहाँ पर एक बोतल ले ली, उसको कटिंग कर ली, कैंची से आप सफाई से काट लोगे। उसके बाद क्या किए, नीचे क्या है, पत्थर डाल दोगे। ये देखो, ऊपर वाले हिस्से को बोतल के निचले हिस्से पर उल्टा करके रख दिया, जो कटिंग किया वो उसको उल्टा करके रख दिया। नीचे वाले हिस्से में कंकड़ डालो, इसमें कंकड़ डाल दिया ताकि बोतल अपनी जगह से हिले ना। बोतल के नीचे वाले हिस्से पर टेप की सहायता से स्केल चिपका दो, जो आपके पास फुट्टा होता है ना, उसको हमने चिपका दिया। अथवा मार्कर से भी सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान लगाओ। शून्य के निशान तक पानी डालो। अब जहां पर शून्य का निशान है वहां तक पानी डाल दिया। वर्षा शुरू होते ही वर्षा मापक को किसी खुले स्थान पर छोड़ दो, जैसे स्कूल का मैदान, घर की छत, ताकि वर्षा का पानी सीधा इसमें गिरे। 24 घंटों के बाद स्केल को पढ़कर पता लगाओ। जब 24 घंटे हो जाए तो उसको पढ़कर पता लगाना चाहिए। जहां तक बारिश का पानी आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर एक दिन में ये बारिश हुई है, इतना पानी। 24 घंटों के बाद स्केल को पढ़कर पता लगाओ कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हुआ। इससे तुम एक दिन में हुई वर्षा का अनुमान लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये इतना दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से हम इसको वर्षा मापक यंत्र को बना सकते हैं। उसके बाद जो मैं नक्शा कह रही थी वो ध्यान से देखोगे। एक हमने राजस्थान दिखाना था, ये है हमारा नक्शा। तो इसमें जो राजस्थान है वो आप यहाँ पे देखोगे, ये रहा हमारा राजस्थान। ये राजस्थान का एरिया है, यहां से लेकर ये जो दिख रही है बाउंड्री,
इस कलर का अलग अलग, ये राजस्थान है हमारा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आया था, मेघालय। मेघालय में मौसीनरम, ये आप मेरे साथ देख रहे हो, ये मेघालय है, तो मेघालय में ये यहाँ पर मौसीनरम हो गया। और तीसरा हमारा क्या आया था, राजस्थान हो गया, मेघालय हो गया, जम्मू कश्मीर, ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। और ले हमारा ये रहा, ये जो इस एरिया में ले लद्दाख जो अलग बन गया है, पहले ये जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, तो हमारा ले यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ले हमारा ये रहा, जम्मू कश्मीर ये रहा, राजस्थान ये रहा, और मेघालय ये रहा। इस तरह से हमने ये दिखा दिया है, और पूरा नक्शा आप देख पा रहे हो, ये इस तरह से है हमारा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और ये हमारा लेह का ये घर जो बने हुए थे, ये इनकी छतें समतल थी। ठीक है, जो हमने कहा था कि डबल स्टोरी होते हैं, 2 मंजिला बना होता है, तो ये इस तरह से कुछ घर का नक्शा होता है। इसी के साथ हमारा पार्ट खत्म होता है। धन्यवाद।